as soon as you log in, the first thing that you see, in Mhm, case you're a part of multiple instances. अब mhm, पहले सीआरएम का बेसिक समझ लेते हैं कि सीआरएम का काम क्या होता है. Why mhm, do businesses need it in the first place? तो सबसे पहले जो चीज़ है वो सिंपल सा यूज केस है कि कस्टमर सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब उसमें आपकी पूरी कस्टमर की जर्नी मैप होती है. mhm, राइट फ्रॉम एग्जांपल लेट्स से नेहा वांट्स टू परचेज एन आईफोन एंड आई mhm, एम एन आईफोन सेलर. तो mhm. यहाँ पे सीआरएम की मुझे जरूरत होगी क्योंकि फर्स्टली अच्छा. मैं बिजनेस हूँ. मैं चीज़ें हम्म. सेल कर रहा हूँ. ठीक है. नेहा इज अ कंज्यूमर और उसको एक हम्म. बेसिकली एक प्रोडक्ट चाहिए जिसका मैं वन ऑफ द मेनी वेंडर्स आउट देयर, क्योंकि आईफोन बेचने वाला एक तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं. मैं उनमें से हम्म. एक हूँ. राइट. तो मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिया किसी और वेंडर के पास जाके ना परचेज कर ले, हम्म. मुझसे ही परचेज करे. तो अब मैं सिर्फ चैलेंजेस इनिशियली बता रहा हूँ अपने, ताकि बाद में समझ आए कि सीआरएम्स क्यों चाहिए रहते हैं बिजनेस को. ठीक है. उसके बाद नेहा ने जब आईफोन परचेज करना है वो ऑफ कोर्स 10 जगह वेबसाइट पे जाएगी, प्राइसिंग चेक करेगी. कुछ कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा भी होगा कि साइन अप टू गेट द बेस्ट प्राइस. उस जगह हम्म. शायद नेहा अपने फॉर्म से फिलअप करेगी ताकि उसको एक हम्म. बेस्ट प्राइस मिले या बेस्ट डील मिले. अब ऐसे सिचुएशन में जब वो फॉर्म्स फिलअप होते हैं वो इन्फॉर्मेशन जाती है वेंडर्स, मेरे जैसे वेंडर्स के पास. हो सकता है कि उनमें से एक वेबसाइट मेरे खुद की हो जहाँ पे नेहा ने फॉर्म फिलअप किया. अच्छा. जैसे ही नेहा फॉर्म फिलअप कर देती है वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाती है उसकी एज अ कस्टमर मेरे लिए. हम्म. लेट्स से ठीक है. फिलअप किया उसने फॉर्म. जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करेगी, इट्स कॉल्ड अ वेब फॉर्म जो वो फिल करते हैं. अब आपने वेब फॉर्म फिल किया है, ऑटोमेटिकली मेरे सीआरएम पे जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं अपनी, फोन नंबर, ईमेल, रिक्वायरमेंट किस डिवाइस की है, कितना बजट है एंड ऑल ऑफ दैट, ऑटोमेटिकली कम्स ओवर टू माय सीआरएम. हम्म. राइट. बिल्कुल. जस्ट अभी तक का याद रखना जितना मैंने अभी बोला. उससे पहले मैं हम्म. एक और लेवल थोड़ा वापस जा रहा हूँ. मैंने हम्म. इनिशियली बताया था कि हाँ मेरे जैसे बहुत वेंडर्स हैं. हाँ जी. तो उनमें से मैं एक हूँ ना, तो उनमें से मेरी भी एक कंपनी होगी, उसकी भी डिटेल्स होंगी. तो यहाँ पे जो इंस्टेंसेस देख रहे हो ये इंडिविजुअल हम्म. कंपनीज हैं. सो इन केस मैंने ठीक है. मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखा है, आई कैन हैव एन इंडिविजुअल इंस्टेंस डेडिकेटेड टू ईच ऑफ माय बिजनेस. Okay, so the राइट. one instances are the multiple businesses basically. यस. यूज केस बदल सकता है. बिजनेसेस हम्म. प्राइमरी यूज केस है. यूज केस ये भी हो हम्म. सकता है कि डिफरेंट वर्टिकल्स विद इन अ बिजनेस. सो लेट्स से मेरी एक टीम यूएस के डेटाबेस पे काम कर रही है, मेरी एक टीम इंडिया के, मेरी एक टीम न्यूजीलैंड के प्रोबेबली. ठीक है. अगेन सेग्रीगेशन तो है, कस्टमर बेस अलग है, बिजनेस सेम है, बट बिल्कुल डेटाबेस बिल्कुल अलग है, टीम्स अलग है, सब अलग है. तो ऐसी सिचुएशन में तीन अलग अलग वर्टिकल्स हो जाते हैं. अब मैं उसमें हाँ. क्या कर सकता हूँ कि मैं एक इंस्टेंस बना लूंगा मेरे न्यूजीलैंड वालों के लिए, एक जहां पे भी आपको डेटा सेग्रीगेशन चाहिए होगा अपने हम्म. बिजनेस में, या एक हम्म. नया ही बिजनेस बनेगा, तो उन सिचुएशन में आप इंस्टेंस बनाओगे. लॉन्ग थिंग शॉर्ट. अच्छा. ठीक है. अब मैं कोई भी मान लो कि राइनो सीआरएम डेमो मेरी कंपनी का नाम है, एग्जांपल ले लो. हम्म. मैं हम्म. जैसे ही उसके अंदर जाऊंगा, अब यहाँ से मेरी चीजें शुरू हो जाएंगी. अब मैं वापस उन जगहों पे आ रहा हूँ या उन चीजों हम्म. पे आ रहा हूँ जो मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया था, जो एक जर्नी मैं स्टार्ट की थी. वो जर्नी कहाँ तक पहुंची थी कि आपने एक फॉर्म फिलअप किया था और आपकी हम्म. डिटेल्स मेरे सीआरएम में आ गई थी. आ और गई मैं थी. ठीक है. उन बहुत सारे वेंडर्स में से एक हूँ और मेरा एक सीआरएम है फॉर्चुनेटली. अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा, अ वेंडर हु हम्म. हैज अ सीआरएम वर्सेस अ वेंडर हु डज नॉट हैव अ सीआरएम. अब हम्म. उनका एक उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि सामने वाले को सीआरएम या आपको सीआरएम क्यों चाहिए. अब अगर मैं हम्म. बात कर देता हूँ, जैसे ही एक लीड का वो फॉर्म फिलअप किया नेहा ने, हम्म. ऑटोमेटिकली मेरे लीड मॉड्यूल में एक लीड बन के आ गई उसकी सारी डिटेल्स के साथ, है ना. हम्म. अब हम्म. जब ये लीड बन के आई मेरे पास, तो मेरे को मेल पे नोटिफिकेशन आया, मुझे हम्म. सीआरएम में पॉपअप आया, मुझे हम्म. अगर मैं मान लो मोबाइल एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखी है, मुझे पॉपअप नोटिफिकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में आया. तीन वे हम्म. से मुझे ये चीज पता चली कि नेहा ने मेरा एक फॉर्म फिलअप किया और एक लीड बन गई है सीआरएम में जिसको मुझे कांटेक्ट करना चाहिए अभी के अभी. तो अब ऐसे ठीक है. सिचुएशन में क्या है, मान लो एक आयशा राणा इस टाइम पे मान लो फिलहाल नेहा है. अब हम्म. यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई जो भी उसने फिलअप करी. अब जो आ गई. डिटेल्स मिसिंग है मुझे उसके लिए उसे कॉल करना पड़ेगा. हम्म. मैं यहीं से कॉल करूंगा सबसे पहली चीज. अब मान लो कि अभी 1% मैं बिजी हूँ, मैं हम्म. अभी कॉल नहीं कर सकता, बट मैं भूलना नहीं चाहता कि मुझे इससे कॉल करना है. मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सीधा एक सब्जेक्ट दे दूंगा और मैं बोल दूंगा कि चलो अभी 12 बजे, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 बजे ट्राई कर सकता हम्म. हूँ. हम्म. मैंने 2 बजे का प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के साथ कॉल टाइप मैंने हम्म. आउटबाउंड रख के एक कॉल को स्टेटस शेड्यूल पे रख के बना दिया. ठीक है. अब वो मुझे इसका भी नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही 2:06 हो जाएंगे कि हम्म. मुझे ये कॉल करनी है. डिफरेंस हाँ. अब यहाँ पे जैसे. ये हो गया कि पहले मेरे पास जिसके पास सीआरएम नहीं है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसके पास ये रहता है कि उसके पास एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस नहीं रहता. उसको हर एक चीज हम्म. मल्टीपल शीट्स पे मैनेज करनी पड़ती है. हम्म. तीसरी चीज कि उसको रिमाइंडर्स ऑटोमेशन से नहीं मिलते. हम्म. तो यहाँ तो पे वो आपने सारी सेंट्रलाइजेशन हो जाती है so that एग्जैक्टली we are able to access the data. हमारे को इस बात का बहुत बेनिफिट हो जाता है.
सेंट्रलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन दोनों हो जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं उसको पहले टच कर रहा हूँ। सेग्रीगेशन को मैं इसके बाद टच करूंगा। अभी ठीक है। फिलहाल जैसे मान लो ये कायशा राना है जिसने फॉर्म फिलअप किया, डिटेल्स दे दी हैं। अब मैं अभी बिजी हूँ, मैंने एक कॉल शेड्यूल कर ली अपने लिए। मान लो कि अब 2:06 हो गए, मैंने एक कॉल कंप्लीट भी कर ली और उसने मेरे को वो इंटरेस्ट शो किया। उसने बोला कि मुझे XYZ प्राइसिंग दे दो। मेरे को इतनी प्राइसिंग मिली है कंपेटिटर से, बेसिकली हम नेगोशिएशन में जा रहे हैं उस सिचुएशन में। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो इस कॉल को कंप्लीटेड मार्क करूंगा। मैं यहाँ पे नोट्स में अगर मान लो कि मेरा कोई बॉस है, मैं सीधा उसको टैग करूंगा। मैं बोलूंगा अनीश, ही इज गेटिंग it at, let's say, 78,000. Can we give her a better quote? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैंने कुछ टास्क नहीं बनाया, मेरा टाइम कितना यहाँ पे, सीधा मैंने डायरेक्टली यहीं पे ही टैग कर दिया मेरे को एम्प्लॉय को जो CRM यूज कर रहा है। अब ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं अनीश को टैग करता हूँ, उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल नोटिफिकेशन थ्रो हो रहा है विद अ लिंक टू दिस लीड। अब अनीश मुझे यहीं पे ही रिस्पॉन्ड कर सकता है कि बॉस ये 78,000 जो है, मैं या तो हम इसे मैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे अब मैं उस हिसाब से इसको वो कर सकता हूँ। कोई भी फाइल या फोल्डर जो बात करते हुए, अब मान लो कायशा ने मुझे बोला कि अंकित मेरे पास तो बेटर कोटेशन है 60,000 78,000 व्हाटएवर, माय नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी मैम, अगर वो अनरियलिस्टिक डिस्काउंट है, मैं साफ बोलूंगा कायशा मुझे शायद लगेगा एक वो वाला जो आप कोटेशन आपको मिला है उसका कॉपी, तो मैं उस केस में वो कॉपी कहीं तो स्टोर करूंगा अपने लिए। तो मैं अटैचमेंट्स में स्टोर कर सकता हूँ एज अ फाइल और अ URL। Under the timeline, you get to see anything and everything you've done till date with this record and with the segregation. So here you go. A call activity was added by Ankit Kapoor, then an update was made to that activity by Ankit Kapoor, then again a note activity, basically a note was created by Ankit Kapoor. So what it does is every piece of communication or every source of communication is basically centralized and is at your disposal. You don't have to go to 10 different places for 10 different pieces of information. How many tasks you've completed, how many meetings you've had, how many calls you've completed, how many notes you've created, how many files or folders you've created and uploaded as attachments, how many emails you have dropped or received from this guy or this person. So you will be able to track all of these. So ये सबसे बड़ा use case है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को जो दूसरा वेंडर है जिसके पास CRM नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड उसके पास कभी हो ही नहीं सकती, फॉर अ सिंपल रीजन कि उसके पास ऐसा कोई टूल नहीं है। एक्सेल में ये सब काम नहीं हो सकते। उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो लोग CRMs पे नहीं आए होते वो प्राइमरीली अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं एक्सेल शीट्स पे। ठीक है। अब मैं जैसे ही कन्विंस हो जाता हूँ, हाँ लेट्स से कायशा इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग माय प्रोडक्ट, आई कैन कन्वर्ट हर इनटू माय कस्टमर डायरेक्टली। यहाँ पे कन्वर्जन का बटन रहता है, वहाँ पे मैंने कायशा राना करके एक कंपनी बनाया। तो सबसे पहले जो चीज है वो सिंपल सा यूज केस है कि कस्टमर CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब उसमें आपकी पूरी कस्टमर की जर्नी मैप होती है, right from example, let's say Neha wants to purchase an iPhone and I am an iPhone seller. तो यहाँ पे CRM की मुझे जरूरत होगी क्योंकि फर्स्टली मैं बिजनेस हूँ, मैं चीजें सेल कर रहा हूँ। ठीक है। नेहा इज अ कंज्यूमर और उसको एक बेसिकली एक प्रोडक्ट चाहिए जिसका मैं वन ऑफ द मेनी वेंडर्स आउट देयर, क्योंकि आईफोन बेचने वाला एक तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनमें से एक हूँ, राइट। तो मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेहा किसी और वेंडर के पास जाके ना परचेज कर ले। सो या B2C is the right word where you're talking about companies that or shops that are selling products directly to the consumers. बड़े एग्जांपल्स मैंने Amazon वगैरह दे दिया। ग्रोसरी शॉप जो आपके घर के आसपास की है वो भी यही काम कर रही है, वो भी B2C में ही आ जाती है क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील कर रही है। बट जो कंपनी उसको दे रही है, जैसे मतलब अगर मान लो कि फॉर्च्यून का कोई जैसे आटा है ना, अब वो आटा तो वो प्रोक्योर कंपनी से डायरेक्टली कर रहा है, दैट बिकम्स अ B2B ट्रांजैक्शन, चाहे वो शॉप है बट वो भी एक बिजनेस है। तो एक ये डिफरेंस आता है B2B और B2C में। जब आप B2B सेल्स रिकॉर्ड करना चाह रहे हो या फिर आपकी सेल्स B2B है, आप अपने प्रोडक्ट्स बिजनेसेस को बेचते हो और आप खुद एक बिजनेस ऑफ कोर्स, तो उस सिचुएशन में आपकी दो चीजें क्रिएट होती हैं। अब अगर मैं B2C होता, मेरे को सिर्फ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना होता, मेरे को सिर्फ ये मतलब होता है कि कायशा राना का डिटेल्स क्या है, मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं होता वो किस कंपनी में काम करती है, क्या करती है, क्या नहीं, मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं होता। बट अब क्योंकि इट्स अ B2B सिचुएशन, तो मुझे अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी उसका लॉक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बिजनेस इस ऑर्गेनाइजेशन से कर रहा हूँ, इस इंडिविजुअल से नहीं। कायशा वो कंपनी कभी भी छोड़ सकती है, बट वो कंपनी रहेगी। ठीक है। एंड लास्टली, व्हाट एम आई सेलिंग देम और व्हाट आई थिंक आई एम सेलिंग देम,
वो मैं अपनी डील में मेंशन करूंगा। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी बोल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ आईफोन से भूल के हमारे एक सर्विस पे, हम इसको B2B बना रहे हैं। तो मैंने मान लो कि XYZ सर्विस बेसिकली सेल कर रहा हूँ इसे मैं कितना अमाउंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इनके थ्रू मिलेगा, किस करेंसी में मिलेगा। एंड देन लास्टली स्टेज। सो यू ऑलवेज हैव अ सेल्स पाइपलाइन। सो लेट्स से आई एम सेलिंग यू सर्विसेज। तो मैं किस तरीके से स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले मैं आपकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करूंगा। रिक्वायरमेंट जानने के बाद मैं आपको अपना इनिशियल सोल्यूशन दूंगा। आप अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि उस सोल्यूशन को आप या तो अग्री करोगे या नहीं करोगे। मार्केटिंग फ्रंट पे ले लेते हैं कि मैंने मान लो कि नेहा को बोलना है कि ये एक ब्लॉग बनाना है। नेहा ने क्या करेगी? नेहा मेरे से पहले पूछेगी ब्लॉग के बारे में, जैसे अभी चल रहा है हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कॉल है। इसके बाद आप मेरे को प्रपोज करोगे कि हाँ ये ऐसे चीज मेरे को लगता है कि बननी चाहिए। अब उसमें फिर ये होगी सेकंड स्टेज जहाँ पे यू आर कमिंग बैक टू मी। देन द थर्ड स्टेज वुड बी आई शेयरिंग द रिव्यू विद यू कि ये चेंज होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर ये बढ़ गया, ये गलत है, वैसा कुछ एक कॉन्वर्सेशन रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि नेगोशिएट करता है कस्टमर कि जब फाइनलाइज हो गई है रिक्वायरमेंट्स एक बारी में और वो कन्विंस्ड है जो सोल्यूशन उसे मिल रहा है, तो फिर मैं नेगोशिएशन करूंगा। अब यहाँ पे नेगोशिएशन में गए, नेगोशिएशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेज होगा कि या तो आप परचेज कर लोगे या आप नहीं करोगे। तो सिचुएशन में हम या तो अपॉर्चुनिटी 1 मार्क करेंगे कि आपने यहाँ परचेज कर लिया। किसी भी स्टेज में आप मुझे घोस्ट कर देते हो, आप नहीं परचेज करते हो, आप मेरे कंपेटिटर के पास चले जाते हो, उससे परचेज कर लेते हो, आप आपका मूड ही बदल जाता है। आपने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं, मैं 6 महीने बाद खरीदूंगी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं परचेज ना करने के ना। तो उन सिचुएशंस में आप इस अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट मार्क कर सकता हूं मैं। और जैसे मान लो कि मैं फिलहाल के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ऑफर एक्सटेंडेड में कर देता हूं, जिसका मतलब ये कि मैंने उसे अपने एंड से बेस्ट ऑफर दे दिया और अब मैं वेट कर रहा हूं उसके रिवर्ट करने का कि हाँ उसने परचेज करना है या नहीं।